हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी लोग हैं जो शादी और रिलेशनशिप्स के टॉपिक में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। थंबनेल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आज का टॉपिक किस बारे में है। तो आज हम देखेंगे बर्थ चार्ट में रिच हस्बैंड या स्पाउस के इंडिकेटर्स और कैसे देखें कि आपके फ्यूचर में ये चीज़ लिखी हुई है या नहीं। जब आपकी शादी होती है या जब यूनिवर्स को लगता है कि अब आपके लिए शादी का सही टाइम है, तो आपके पार्टनर के थ्रू वेल्थ या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किस तरह आ सकती है, आज हम इसी को देखेंगे। तो मैं आपको ये टॉप इंडिकेटर्स बताने वाली हूँ। ध्यान रखिए कि आपके चार्ट में इनमें से जितने ज़्यादा इंडिकेटर्स होंगे, उतना ही ये पॉसिबिलिटी इंक्रीज होती है कि आपको एक रिच या फाइनेंशियली वेल ऑफ पार्टनर मिलेगा। लेकिन प्लीज़ ये भी नोट करिएगा कि अगर आपके पास ये टॉप इंडिकेटर्स नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपको वेल ऑफ हस्बैंड या वेल्दी स्पाउस नहीं मिलेगा। इसी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग करवाना बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें आपसे जनरल बात नहीं होती, बल्कि आपके स्पेसिफिक चार्ट को देखकर दूसरे प्लेसमेंट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि आपके लिए वेल्दी या फाइनेंशियली स्टेबल पार्टनर लिखा है या फिर नहीं। तो इन टॉप इंडिकेटर्स के अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट प्लेसमेंट्स और पॉइंट्स होते हैं जो इंडिकेट कर सकते हैं कि आप वेल्थ में शादी करेंगे या आपको वेरी स्टेबल और फाइनेंशियली हेल्दी पार्टनर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला इंडिकेटर है बर्थ चार्ट में पहला बहुत लकी प्लेसमेंट है वीनस रूल्ड साइन या वीनस रिलेटेड प्लेनेट का 8th हाउस में होना। 8th हाउस शेयर्ड रिसोर्सेज का हाउस होता है। तो कोई भी बेनिफिक प्लेनेट जैसे वीनस या वीनस रूल्ड साइन जैसे टॉरस और लिब्रा अगर 8th हाउस में प्लेस्ड है, तो ये इंडिकेट कर सकता है कि आप वेल्थ में शादी करेंगे या आपका पार्टनर बहुत स्टेबल और फाइनेंशियली हेल्दी होगा। ये भी शो करता है ये कि जो पार्टनर आपको मिलेगा वो हमेशा विल पे करना चाहेगा। मतलब जब भी किसी चीज़ की बात आएगी वो आप पे खर्च करना चाहेगा, आपका खर्चा उठाना चाहेगा। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके चार्ट में वीनस टॉरस या लिब्रा 8th हाउस में होते हैं और उन्हें ऐसे पार्टनर्स मिलते हैं जो उनके लिए कुछ भी खरीदना चाहते हैं, उनका ख्याल रखना चाहते हैं और उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं। तो जब आपके चार्ट में ऐसे प्लेसमेंट्स हों, तो ये फर्स्ट इंडिकेटर हो सकता है। वर्ष चार्ट में दूसरा इंडिकेटर होगा जुपिटर रूल्ड साइन या प्लैनेट्स का 8th हाउस में होना, जैसे जुपिटर इन 8th हाउस, सेजिटेरियस इन दी 8th हाउस, पाइसेस इन दी 8th हाउस। ये एक वेरी वेल्दी पार्टनर दे सकता है, क्योंकि जुपिटर 8th हाउस को रिसोर्सेज को एक्सपेंड करेगा, शेयर रिसोर्सेज एक्सपेंड करेगा। तो जुपिटर रूल्ड साइन, जुपिटर रूल्ड प्लैनेट या खुद जुपिटर का 8th हाउस में होना पार्टनर के फाइनेंशियली वेल्दी होने का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हो सकता है। और अगर हम जुपिटर को बर्थ चार्ट में हस्बैंड का सिग्निफिकेटर मान रहे हैं, तो जुपिटर 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये लिटरली शो कर सकता है कि पार्टनर खुद वेल्थ के सराउंडेड होगा। ये बहुत लकी प्लेसमेंट हो सकता है। और आपके पास है जुपिटर रूल्ड साइन या जुपिटर खुद 8th हाउस में है, तो ये भी शो कर सकता है कि पार्टनर आपकी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करेगा। पार्टनर फाइनेंशियली वेल्दी हो सकता है, वो लकी होगा आपके लिए, और वो आपकी लाइफ में किसी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या क्राइसिस के टाइम आ सकता है। और क्योंकि वो फाइनेंशियली स्टेबल होगा, वो आपको किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, या फिर जब आप अपनी लाइफ में एक हार्ड फेज से गुजर रहे होंगे, तो वो पार्टनर आकर आपको उस डिफिकल्ट लाइफ या डिफिकल्ट चैप्टर से बाहर निकाल सकता है। इस प्लेसमेंट के अंदर बहुत सारी इंट्रिकेट चीज़ें होती हैं और ये बहुत कुछ बोलता है, लेकिन अभी के लिए ये सेकंड इंडिकेटर है। थर्ड इंडिकेटर होगा अगर आपका 7th लॉर्ड 8th हाउस में है। मैं बहुत जल्दी हाउसेस के लॉर्ड्स के बारे में भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ, लेकिन अगर आप हाउसेस के लॉर्ड्स को अच्छी तरह समझते हैं, तो इसका मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान लीजिए आपके 7th हाउस में लियो साइन है, लियो का रूलर सन होता है, और अगर सन 8th हाउस में प्लेस्ड है, तो इसका मतलब हुआ कि 7th लॉर्ड 8th हाउस में प्लेस्ड है। तो और ये प्लेसमेंट आपको एक वेरी वेल्दी पार्टनर दे सकता है। लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ लियो का 7th हाउस में और सन इन 8th हाउस का, उसमें एक कैच भी है। आपको शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं, ये हम किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक और चीज़ जो मैं बताऊंगी, अगर आपका 7th लॉर्ड जुपिटर या वीनस से रूल्ड है और कभी कभी सैटर्न से भी, तो वो 8th हाउस में जा रहा है, तो ये इंडिकेटर और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन वेरी बेनिफिक लॉर्ड्स हैं तो ही, क्योंकि ये वेरी बेनिफिक लॉर्ड्स हैं, तो अगर आपके 7th का लॉर्ड वीनस जुपिटर और सैटर्न से रूल्ड है और वो 8th हाउस में जा रहा है, तो ये वेरी वेल्दी पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हो सकते हैं। तो ये चार्ट में थर्ड इंडिकेटर हुआ।
अगर हम लॉर्ड्स के ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं तो फोर्थ इंडिकेटर होगा सेवंथ लॉर्ड सेकंड हाउस में, या सेकंड लॉर्ड सेवंथ हाउस में, या फिर सेवंथ लॉर्ड 11th हाउस में, या फिर 11th लॉर्ड सेवंथ हाउस में। ये सब वेरी फाइनेंशियली स्टेबल पार्टनर के इंडिकेटर्स हो सकते हैं। अगर सेवंथ लॉर्ड सेकंड हाउस में जा रहा है तो ये शो करेगा कि आप और आपके पार्टनर के मॉरल्स और वैल्यूज सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन साथ ही पार्टनर फाइनेंशियली वेरी स्टेबल हो सकता है। आप उनसे किसी रिच या अप स्केल इन्वायरमेंट में मिल सकते हैं, जैसे कि मनी हैंडल करते वक्त, या फिर फूड के अराउंड, या फिर लग्जरी इन्वायरमेंट में। सेवंथ लॉर्ड 11th हाउस में जा रहा है तो इसमें कैच है कि आपको फाइनेंशियली स्टेबल पार्टनर मिल सकता है, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। ये 30 के बाद या लेटर लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकता है। पार्टनर आपके फ्रेंड सर्कल से आ सकता है, कॉमन ग्रुप ऑफ पीपल, कॉमन इंडस्ट्री, कॉमन कम्युनिटी, या वो आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। लेकिन ये इंडिकेट कर सकता है कि फाइनेंशियली स्टेबल पार्टनर लाइफ में लेटर आएगा। अगर सेवंथ लॉर्ड 11th हाउस में जा रहा है या 11th लॉर्ड सेवंथ हाउस में आ रहा है, ये मनी हाउसेज का कनेक्शन बनाता है, और मनी हाउसेज को एक्टिवेट करना मनी को इंडिकेट करता है। सेकंड हाउस मनी का हाउस है और 11th हाउस फ्यूचर गेन्स और फ्यूचर मनी का हाउस है। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि 11th हाउस के कनेक्शंस में कभी कभी टाइम लगता है, ये लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं। तो ये फोर्थ इंडिकेटर है। आप कमेंट्स में बता सकते हैं अगर आपके चार्ट में ये इंडिकेटर्स हैं तो। आपके सेवंथ हाउस को कौन सा साइन रूल करता है, आपके सेकंड हाउस को कौन सा साइन रूल कर रहा है, और आपके 11th हाउस को कौन सा साइन रूल कर रहा है। अगर आप मुझे ये डिटेल्स में बताएंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके चार्ट में एग्जैक्टली क्या पोर्ट्रे हो रहा है और सिचुएशन किस तरह प्ले आउट हो सकती है। नेक्स्ट इंडिकेटर होगा 8th लॉर्ड का 8th हाउस में होना। 8th लॉर्ड 8th हाउस में है तो ये स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस शेयर्ड रिसोर्सेज का हाउस है, स्पेशली मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में शेयर्ड रिसोर्सेज का हाउस है ये। तो जब 8th हाउस खुद 8th हाउस में आ रहा है तो ये उस हाउस में ब्लेसिंग क्रिएट कर सकता है, और ये मैरिज में शेयर्ड रिसोर्सेज और फाइनेंशियल बेनिफिट्स शो कर सकता है। इससे आपको फाइनेंशियली स्टेबल पार्टनर मिल सकता है। मैं ये भी कहूँगी कि अगर 8th लॉर्ड बेनिफिक हो तो रिजल्ट और फेवरेबल हो सकते हैं, जैसे कि जुपिटर हुआ या वीनस। मून को भी हम थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मून नीच का हो जाता है। तो ये है 8th इंडिकेटर। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके चार्ट में 8th लॉर्ड 8th हाउस में है और वो बेनिफिक लॉर्ड नहीं है तो कमेंट में मुझे बताना। मैं क्यूरियस हूँ कि क्या आपको फिर भी रिच या फाइनेंशियली स्टेबल पार्टनर मिला या नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो 8th लॉर्ड इन दी 8th हाउस रिच या वेल्दी पार्टनर को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट इंडिकेटर होगा कि जुपिटर इन टॉरस, चाहे वो आपके चार्ट में कहीं भी प्लेस्ड हो। अगर हम जुपिटर को हस्बैंड का सिग्निफिकेटर कंसिडर करते हैं तो जुपिटर इन टॉरस कहीं भी चार्ट में होना इवेंचुअली एक फाइनेंशियली स्टेबल पार्टनर को इंडिकेट कर सकता है। आपको रिच पार्टनर मिल सकता है, स्टेबल पार्टनर मिल सकता है, फाइनेंशियली सिक्योर पार्टनर मिल सकता है, और इसी तरह जुपिटर इन दी 11th हाउस भी एक इंडिकेटर हो सकता है। लेकिन 11th हाउस के केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि 11th हाउस एक अच्छे बेनिफिट साइन में हो। अगर जुपिटर 11th हाउस में स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन या फिर एक्वेरियस जैसे साइन में है तो चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती हैं। लेकिन जब जुपिटर 11th हाउस में बाकी फेवरेबल साइंस में हो तो ये वेरी फाइनेंशियली स्टेबल रिच या वेल्दी स्पाउस का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हो सकता है। जुपिटर जब 11th हाउस में होता है तो हमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि इसमें टाइम लग सकता है, ये लेटर इन लाइफ मैनिफेस्ट हो सकता है। या तो आप जिस पर्सन के साथ हैं वो लेटर लाइफ में रिच बन सकता है, या फिर आपको उस पर्सन से मिलने के लिए वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि 11th हाउस रिटायरमेंट हाउस है, ये फार ऑफ हाउस है, लॉन्ग टर्म हाउस है, और ये चीज़ें जनरली 30 से 35 की एज के बाद मैनिफेस्ट हो सकती हैं। तो सेवेंथ इंडिकेटर की बात करेंगे हम। नेक्स्ट इंडिकेटर राइजिंग साइंस के बारे में है। कुछ राइजिंग साइन के चार्ट मेकअप में ही वेरी फेवरेबल 7th हाउस या 8th हाउस होते हैं, या उनके चार्ट की ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसी होती है कि जो इंडिकेट करती है कि वो वेल्थ में शादी कर सकते हैं। और इसके लिए पहला वेरी फेवरेबल राइजिंग साइन है कैंसर राइजिंग साइन। चार्ट मेकअप के थ्रू ये इंडिकेशन आ सकता है कि वो वेल्थ में शादी करेंगे। इस तरह लियो राइजिंग भी वेल्थ में मैरिज का इंडिकेटर हो सकता है, और लास्टली पाइसेस राइजिंग भी वेल्थ में मैरिज का इंडिकेटर हो सकता है। ये इसलिए है क्योंकि उनके चार्ट में 7th और 8th हाउस रिलेटिवली फेवरेबल कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर है वीनस इन लिब्रा। अगर वीनस इन लिब्रा 7th हाउस में है
तो ये बहुत फेवरेबल मैरिज को इंश्योर करने वाला प्लेसमेंट है। अगर वीनस इन लिब्रा इन द 7th हाउस है या वीनस इन टॉरस इन 7th हाउस है, तो ये एक्सट्रीमली फेवरेबल मैरिज और फाइनेंशियली स्टेबल पार्टनर का इंडिकेशन हो सकता है। और लास्टली एक वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जुपिटर इन द 7th हाउस। जुपिटर 7th हाउस में है तो ये वेरी फेवरेबल प्लेसमेंट हो सकता है फॉर गेटिंग अ रिचर पार्टनर, एक अबंडेंट पार्टनर। कि आप प्लेनेट ऑफ अबंडेंस को मैरिज हाउस में प्लेस कर रहे हैं, तो पार्टनर खुद किसी ना किसी रिस्पेक्ट में अबंडेंट होना चाहिए। लेकिन जब जुपिटर किसी अनफेवरेबल साइन में हो तो रिजल्ट चेंज हो सकते हैं। जैसे अगर जुपिटर स्कॉर्पियो में है या फिर कैप्रिकॉन में है तो ये चीज़ें रिजल्ट को मॉडिफाई कर सकती हैं। लेकिन जनरली जुपिटर इन 7th हाउस रिच या अबंडेंट पार्टनर को इंडिकेट करता है, और 7th लॉर्ड इन द 7th हाउस भी आपको एक स्टेबल रिच या वेल्दी पार्टनर दे सकता है। अब मैं पूरे वीडियो को कंक्लूड करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहती हूँ। बर्थ चार्ट में हमेशा कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। अगर जो प्लेसमेंट्स मैंने अभी बताई हैं वो सैटर्न को एक्सपेक्ट कर रहे हैं या सैटर्न के लॉर्ड्स के अंडर हैं या स्कॉर्पियो के साइन के अंडर हैं, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये फैक्टर्स उन रिजल्ट को निगेट या मॉडिफाई कर सकते हैं। हमेशा नहीं करेंगे लेकिन ये पॉसिबिलिटी होती है। तो इसी वजह से मैं फिर से कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना बेस्ट होता है। अगर आप चाहें तो मुझे रीच आउट कर सकते हैं। इस तरह मैं जनरल में बात नहीं करूँगी, बल्कि आपके स्पेसिफिक चार्ट को देखकर बता सकती हूँ कि आपके चार्ट में रिच स्पाउस है या नहीं है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को हमेशा गाइड और टीचिंग टूल की तरह यूज़ करें। आफ्टर ऑल मैं यहाँ आपको समझाने आई हूँ और एस्ट्रोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देने आई हूँ। और अगर आपके बर्थ चार्ट में ये इंडिकेटर्स चेकआउट करते हैं तो बढ़िया है। लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहती कि आप इन इन्फॉर्मेशन को 100% कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन समझ लें, क्योंकि आपने अपने चार्ट को किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट नहीं किया। आपको एग्जैक्टली नहीं पता हो सकता कि आपके चार्ट में और क्या फैक्टर इन्वॉल्व है। कमेंट से मुझे बताइएगा कि आप इन इंडिकेटर्स में कहाँ स्टैंड करते हैं, आपके चार्ट में कितने इंडिकेटर्स हैं, आपके पास कितने प्लेसमेंट हैं, क्या कोई ऐसा प्लेसमेंट है जो मेरे बताए हुए प्लेसमेंट के क्लोज है और जिसके बारे में आप क्यूरियस हैं, तो कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगर वो प्लेसमेंट मैंने इस वीडियो में मेंशन किया है तो मैं आपको बताऊंगी कि वो आपके चार्ट में फेवरेबल प्लेसमेंट है या नहीं। तो अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।